नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी की हमारी पहली क्लास है और इस हिंदी की पहली क्लास में जो है हम आपके हिंदी और भाषा के बारे में देखेंगे। अर्थात जो आपका हिंदी का पहला चैप्टर है इसमें जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका हिंदी हो गया, हिंदी भाषा व व्याकरण का एक आपका परिचय, यानी कि पहला टॉपिक आपका रहेगा हिंदी भाषा व व्याकरण का परिचय। तो सबसे पहले आज हम जो है बात करेंगे हिंदी शब्द से शुरुआत करते हैं, यानी कि जो ये हिंदी शब्द है ये हिंदी शब्द आपके कौन से भाषा का शब्द है और ये आपके किस प्रकार से आया हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो आपका भारत में जो एक नदी बहती है जिसे सिंधु नदी बोलते हैं, इस सिंधु नदी का ही आपका परिवर्तित रूप है जिसे आप क्या बोलते हो, आपके हिंदू बोलते हो। कहने का मतलब ये है कि जब आपके ईरानी लोग, जिन्हें पारसी भी बोलते हैं फारसी भी बोलते हैं, ये लोग जो हैं अगर देखा जाए कुछ ऐसे वर्ण हैं, उन वर्णों का उच्चारण जो है गलत करते थे। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका इसमें देखा जाए तो सौ है, ये सौ का उच्चारण जो था ये आपका ह करते थे, और जो आपके त और आपका थ था इसका उच्चारण अगर देखा जाए तो ये त करते थे, और आपके द और ध का जो उच्चारण है ये क्या करते थे, आपके द करते थे। इसी प्रकार से प और आपके जो फ होता था ये इसको जो बोलते थे केवल क्या बोलते थे, प बोलते थे। कहने का मतलब ये है कि जो आपके ईरानी लोग थे वो स को ह बोलते थे, त थ को त बोलते थे, द ध को आपका द बोलते थे, प फ को क्या बोलते थे, प बोलते थे। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहीं पर जो शब्द है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आपका सिंधु है ये आपके सिंधु से आपका ह बन गया, सौ से ह बन गया। जैसे आपका ध है, ध से क्या बन गया, आपका द बन गया। तो इस प्रकार से पूरे तरीके से हम इसे देखें तो आपका सिंधु से ही एक नाम मिला, वो हमें क्या मिला, आपका हिंदू मिला। और उनका मानना ये था ईरानी लोगों का कि जो आपके इस सिंधु नदी के पश्चिम में इस तरफ रहते हैं ये आपके कौन है, हिंदू हैं। और ये हिंदू लोग जो हैं ये जो भाषा बोलते हैं ये भाषा कौन सी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हो कि सिंधु से आपका हिंदू बना और इसी हिंदू से एक शब्द बना जो आपका क्या था, हिंदी था। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका हिंदी है, ये आपका जो हिंदी है ये एक तो फारसी भाषा का शब्द है, आप इसे कह सकते हो ये कौन सा शब्द है, आपके फारसी भाषा का शब्द है। क्योंकि ईरान में जो भाषा बोली जाती है कौन सी, आपकी फारसी है, तो फारसी भाषा का शब्द आपका हिंदी हो गया। अभी मैंने आपसे कहा कि ये फ को प बोलते थे, तो यहां पर अगर देखा जाए इसी को आपके पारसी भी बोलते हैं। अर्थात आप कह सकते हो ये एक पारसी भाषा का भी शब्द है। अब ये पारसी और फारसी भाषा ईरान में बोली जाती है, इसीलिए आप इसे ईरानी भाषा भी कह सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो आपका हिंदी है ये आपका जो है फारसी भाषा का शब्द है या पारसी भाषा का शब्द है या आप कह सकते हो ईरानी भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर यह था कि जो ये हिंदी है, इस हिंदी का जो क्रम था, ये काल क्रम क्या था, हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आप सभी को ये पता है कि जो आपका हिंदी है, हिंदी की जो आदि जननी है वो किसको कहा जाता है, आपके संस्कृत को कहा जाता है। अर्थात संस्कृत को आपके सभी भाषाओं की जननी के रूप में जाना जाता है। इसी से जो है किसका आपका जन्म हो रखा है, आपके हिंदी का जन्म हो रखा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका भी एक पूरा एक कालक्रम आता है, हम उसी कालक्रम पे बात करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पहली भाषा अगर देखी जाए तो संस्कृत था। संस्कृत के बाद जो था, संस्कृत के बाद जो भाषा आई वो भाषा कौन सी थी, आपके पाली भाषा के रूप में जानी जाती है। और इसके पाली के बाद जो भाषा आई वो कौन सी भाषा थी, आपकी प्राकृत भाषा थी। और यही प्राकृत भाषा जो थी बाद में टूटा तो इसका अपभ्रंश हुआ, तो यही आपका जो है क्या कहलाया, आपके अपभ्रंश कहलाया। आप सभी ने पढ़ा होगा अपभ्रंश या अवहट इसको बोलते हैं। और इसी अपभ्रंश का एक रूप था जिसे आप सौर सैनी के रूप में जानते हो, यानी कि सौर सैनी जो है आपका इसी अपभ्रंश का ही एक रूप है। और इसी सौर सैनी से जिस भाषा का जन्म होता है वही भाषा कौन सी थी, आपके हिंदी थी। अर्थात हिंदी को यहां तक आने में जो है आपके कई साल लग गए, तो यही इसका क्या है, आपका कालक्रम है। अगर हम कालक्रम की बात बोले, अगर समय की भी बात इसमें करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जो संस्कृत है, संस्कृत के बाद आपकी पाली भाषा आई, पाली के बाद आपका प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश का एक रूप था जो सौरसैनी था, और इसी सौरसैनी से जिसका जन्म हुआ ये क्या था, आपका हिंदी था।
अब अगर बात कर दी जाए तो संस्कृति भी जो है, अगर देखा जाए आपके शुरुआत में जो संस्कृत है बहुत कम लोग इसे बोलना जानते थे, अर्थात आप कह सकते हो कि सबसे कठिन भाषा के रूप में ये आपका था। इसीलिए यहाँ पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो जो संस्कृत है, संस्कृत के दो भाग किए थे। एक को आपका जो है वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। एक आपका कौन सा हो गया, वैदिक संस्कृत हो गया, और अगर दूसरे की बात कर दी जाए तो ये कौन सा था आपका, लौकिक संस्कृत था। लौकिक आपका संस्कृत जो है, यानी कि लौकिक संस्कृत जो है आपका दूसरा हो गया। संस्कृत के दो भाग, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। जो सबसे कठिन होती थी उसी को आपका वैदिक संस्कृत के रूप में जाना जाता है, और जो थोड़ा इससे सरल थी उसे हम क्या बोलते थे, आपके लौकिक संस्कृत के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि जो अगर हम यहाँ पर देखें, जो आपका वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत से अगर हम बात करें, यहाँ पे जितने भी वेद हो गए आपके, इसी में आपके उपनिषद हो गए, और साथ ही साथ जो आपके वेदांत हो गए, अगर हम इनकी बात करें तो सारे के सारे किस में लिखे गए, आपके वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए। आपको ये याद रखना है कि वेद आपके हो गए, उपनिषद हो गए, ये सारे किस में लिखे गए, आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए। आपको याद होगा इसी में एक आपका पाणि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी है, एक व्याकरणिक ग्रंथ है, और वो व्याकरणिक ग्रंथ भी जो है आपके वैदिक संस्कृत के रूप में ही आपका लिखा गया है। अब यहाँ पर जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत से आपका जैसे महाभारत हो गया और आपका जैसे रामायण हो गया, ये दोनों के दोनों आपके किससे लिखे गए हैं, आपके लौकिक संस्कृत से लिखे गए। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आपने कालिदास का नाम सुना होगा, भारवी का नाम सुना होगा, बाणभट्ट हो गए, ये सारे के सारे अगर हम आपके हिंदी के विद्वानों को देखें तो ये किसका प्रयोग करते थे, अधिकतर ये आपके लौकिक संस्कृत का ही प्रयोग करते थे। आप कह सकते हो कि लौकिक संस्कृत के ही जो आपके जो कवि थे आपके कौन हो गए, कालिदास, भारवी, ये लोग हो गए। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो पाली भाषा थी, इस पाली भाषा से आपके जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो किससे लिखे गए हैं, आपके पाली भाषा से लिखे गए हैं। और जो जैन ग्रंथ है वो जैन ग्रंथ किससे लिखे गए हैं, आपके प्राकृत भाषा से लिखे गए हैं। तो आपको थोड़ा ये पहले समझना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब इसके कालक्रम की अगर बात करें तो कालक्रम में जो है, जो संस्कृत है, इस संस्कृत को आपके देखा जाए तो दो भाग मैंने बोला, तो आपके 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर अगर देखा जाए तो आपके 1000 ईसा पूर्व तक जो है वो किसका कालक्रम रहता है, आपके वैदिक संस्कृत का। और अगर दूसरा बात करें तो यहाँ पर आपके 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपके 500 ईसा पूर्व तक हम देखेंगे तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड रहेगा ये किसका रहेगा, आपके लौकिक संस्कृत का रहेगा। अब यहाँ पर जब आपके बौद्ध ग्रंथ लिखे जाते हैं तो इसका टाइम पीरियड जो है वो आपका 500 से लेके, यानी कि 500 ईसा पूर्व से 500 आपके ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर ये कहाँ तक रहेगा, आपके 1 ईस्वी तक रहेगा। अर्थात 500 सालों का कालक्रम किसका हो गया, बौद्ध ग्रंथों का हो गया, यानी कि पाली भाषा का हो गया। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1 ईस्वी से लेकर आपके 500 ईस्वी तक जो है वो टाइम पीरियड किसका रहता है, आपके प्राकृत का रहता है। और इसके बाद जो शौरसेनी है ये आपका है 500 ईस्वी से लेकर आपके 1000 ईस्वी तक जो है हमें आपको जो देखने को मिलेगा ये शौरसेनी का रूप देखने को मिलेगा। और इसी शौरसेनी के बाद मैंने आपसे कहा हिंदी का जन्म हो रखा है, तो आप कह सकते हो कि आपके 1000 ईस्वी से लेकर आपका अभी तक जो वर्तमान में जो चल रहा है ये क्या चल रहा है, हिंदी चल रहा है। तो ये हिंदी का क्या हो गया, आपका कालक्रम हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने हिंदी अगर देखा होगा तो सबसे पहले हमने ये बोला कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, अर्थात संस्कृत से हिंदी तक आपको जाने में ये आपके कई भाषाओं का आपका जन्म हुआ। उन्हीं में आपकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसी का रूप शौरसेनी था, उसके बाद ही आपका हिंदी का जन्म हुआ। आपको यह याद रखना है कि आपके 1000 से लेकर आपका अभी तक का जो आपका समय है वो कौन सा काल है, आपके हिंदी का काल है। अब इसके बाद अगर आगे बात करें तो इसी में जो है ये तो हमने हिंदी शब्द और इसके कालक्रम की बात करी। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर भाषा की बात करते हैं, यानी कि भाषा किसे कहते हैं पहले आपको ये समझना है। तो भाषा अगर देखा जाए तो आपका एक संस्कृत की धातु है जिसे आप भाष धातु के नाम से जानते हो, भाष धातु के नाम से जानते हो। और इसी भाष का जो मतलब होता है वो क्या होता है, आपका प्रकट करना होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भाषा है ये संस्कृत के भाष धातु से आया है और जिसका अर्थ क्या होता है, आपका प्रकट करना होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए जो मनुष्य अगर देखा जाए तो एक सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। और
अगर यहाँ पर हम देखें, जो मनुष्य है वो अपने मन के जो भाव हैं और अपने मनों के जो उसके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसको वो जिस माध्यम के साथ आपका प्रकट करता है वही क्या कहलाता है, आपकी भाषा कहलाती है। अर्थात आपको भाषा की जो परिभाषा इस तरीके से समझनी है कि जो आपका मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है, अपने मन के आपके जितने भी भाव होते जितने भी आपके भाव होते हैं या उसके मन में जो भी आपके विचार होते हैं, इन विचारों को वो क्या करता है, मैंने कहा ना इसका मतलब आपका प्रकट करना होता है। इनको प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का आपका प्रयोग करता है वही क्या है, आपकी भाषा है। तो आपको ये थोड़ा बहुत इसको समझना है। इसके साथ अगर देखा जाए तो जो आपका भाषा है, इस भाषा के आपके माध्यमों की बात की जाए तो इसके आपके कितने माध्यम हैं, इसके आपके 3 माध्यम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो एक आपका मौखिक होता है, एक आपका कौन सा रूप होगा, इसका मौखिक रूप होगा, और दूसरा आपका इसमें जो रूप होता है इसका कौन सा रूप होता है, लिखित रूप होता है, और तीसरा जो होता है कौन सा होता है, आपके सांकेतिक रूप होता है। तो आपको यह समझना है कि जो भाषा है वो संस्कृत के भाष धातु से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है आपका प्रकट करना। दूसरा मैंने आपसे कहा कि जो आपका भाषा है, इस भाषा के आपके 3 माध्यम होते हैं, एक आपका मौखिक हो गया, एक लिखित हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, सांकेतिक हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर मैं मौखिक की बात करूं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने बोलते ही उस चीज को ग्रहण कर लिया, अर्थात आपके समझ में अगर वो आ गया तो इसे आप कह सकते हो ये एक आपका सरल माध्यम है अपनी बात को पहुंचाने में। और अगर यहाँ पर बात करें, लिखित की बात करें, तो लिखित आपके 2 तरीके से हो सकता है। ये आपका सरल भी हो सकता है और ये आपका कठिन भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एक यहाँ पर आपके लिखित रूप में एक शब्द लिखा, मैंने भाष शब्द लिखा, अगर इसका मतलब आपको आता है, जैसे इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि प्रकट करना होता है, अगर आपको इसका मतलब पता है तो आपके लिए तो ये सरल हो गया। लेकिन अगर देखा जाए आपको ये भाषा जो शब्द है इसकी मीनिंग नहीं पता, इसका अर्थ नहीं पता, तो ये आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो लिखित है, अर्थात जो भाषा का जो माध्यम दूसरा है, लिखित माध्यम है, इसे आप सरल भी बोल सकते हो, यह आपका क्या हो सकता है, कठिन भी हो सकता है। और जो सांकेतिक भाषा होती है यह आपके कठिन होती है, इसे समझना आसान नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भाषा है वो भाषा के आपके 3 माध्यम है, और वो 3 माध्यम मौखिक, लिखित और सांकेतिक हो गया। सबसे सरल आपका क्या होता है, मौखिक होता है, सबसे कठिन क्या होता है, आपका सांकेतिक होता है। लिखित आपका सरल भी हो सकता है और आपका कठिन भी हो सकता है। ये तो था आपका जो भाषा है, भाषा की परिभाषा, और भाषा की क्या होगी, आपके माध्यम होगी। अगर हम स्किल की बात करें, यानी कि भाषा जो कौशल की बात करें, भाषा के कौशलों की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, आपका सुनना होता है। आपको ये याद रखना है कि आपका जो भाषा है इसके कौशलों की बात कर दी जाए तो सबसे पहला सुनना हो गया। दूसरा अगर यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा यहाँ पर आपका बोलना आ जाता है। और जो तीसरा क्रम होता है वो तीसरा क्रम कौन सा होता है, आपके पढ़ने का क्रम हो गया। और जो चौथा होता है वो कौन सा हो गया, आपका लिखने का हो गया, यानी कि लिखना हो गया। आपको ये याद रखना है कि जो आपका भाषा की जो कौशल हैं वो कितने हैं, आपके 4 हैं। सबसे पहला है सुनना, फिर आपका है बोलना, फिर आपका हो गया पढ़ना, उसके बाद क्या हो गया, आपका लिखना हो गया। अब आपको ये याद रखना है कि जितने भी हिंदी के विद्वान हैं वो अधिकांश लोग तो इसी क्रम को फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं कि भाषा के कौशलों में सबसे पहला आपका सुनना आता है, दूसरा आपका बोलना आता है, और तीसरा इसमें पढ़ना होता है, और चौथा इसमें कौन सा होता है, आपका लिखना होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है एक और विद्वान है हिंदी में देखा जाए तो उसका नाम आपका मारिया मोंटेसरी है। उनका मानना यह है कि ये क्रम ना होकर उसका क्रम क्या होना चाहिए, सबसे पहले सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा लिखना होना चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए, पढ़ना होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मारिया मोंटेसरी है वो ये बोलते हैं कि इसका क्रम जो है पहला दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा और चौथा क्रम इन्होंने बदल दिया। उन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर लिखना तीसरे में दे दिया और जो पढ़ना है वो किस में दे दिया, आपके चौथे में दे दिया। तो मारिया मोंटेसरी के अनुसार इनका क्रम आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो है अगर अन्य विद्वानों की बात मानी जाए तो उनके अनुसार जो है सबसे पहले लिखना हो गया, सबसे पहले सुनना हो गया, फिर उसके बाद बोलना हो गया, उसके बाद तीसरा लिखना हो गया, और आपका चौथा क्या हो जाता है, आप पढ़ना हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, आपका लिखना हो गया। तो ये क्रम आपको याद रखने हैं। और मारिया मोंटेसरी के अनुसार सुनना, बोलना और आपका लिखना और क्या हो गया, आपका पढ़ना हो गया।
अब इसके बाद अगर हम इसके बाद बात करें तो अब हमें हिंदी का यहाँ पर जो है थोड़ा संवैधानिक आपका विकास भी देखना पड़ेगा, यानी कि आपके संविधान में इसकी आपकी क्या क्या चर्चा की गई है। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो संविधान की बात करें, संवैधानिक बात करें, संविधान में आपके टोटल जो आपके भाग हैं, इन भागों की संख्या कितनी है? 22 है। यानी कि संविधान में आपके कितने भाग हैं? आपके 22 भाग हैं। और इस 22 भाग में से अगर हम इसमें हिंदी भाषा की बात करें तो भाग 17 है, इसमें आपकी राजभाषा के बारे में दिया गया है। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें इसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी आप ऐसा समझना कि संविधान में आपके टोटल 22 भाग हैं। इस 22 भाग में अगर देखा जाए तो जो आपका 17वां भाग है उसमें आपके राजभाषा के बारे में दिया गया है। हम संवैधानिक जो विकास है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हिंदी को जो संरक्षण देता है वो कौन देता है? भाग आपका 17 देता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहीं पर जो है आपके इसके लिए आपके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद भी दिए गए हैं, और अनुच्छेद जो हैं आपके 343 से लेकर आपके 351 तक जो हैं वो क्या पढ़ने को मिलते हैं? आपके राजभाषा के बारे में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए, अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची जो 8 है उसमें आपके शुरुआत में 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। वर्तमान में इसमें टोटल भाषाओं की बात करें तो टोटल भाषाएं कितनी आती है? आपके 22 भाषाएं आती हैं। तो आपको यह याद रखना है कि जो आपका संविधान में 22 भाग हैं, उस 22 भागों में सबसे पहला देखा जाए तो 17वां भाग जो है उसमें राजभाषा के बारे में दिया गया है। और आपके अनुच्छेद की बात की जाए तो 343 से लेकर 351 तक जो है अनुच्छेद दिए गए हैं, यानी कि राजभाषा के बारे में बतलाया गया है। और आपकी अनुसूची की बात करी जाए तो 8वीं अनुसूची है, पहले उसमें आपके 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें आपके 8 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो टोटल भाषाएं कितनी होगी? आपके 22 भाषाएं होगी। अब आपको यह याद रखना है इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए कि यहां पर आर्टिकल आपको 343 का अगर आप एक देखें तो इसमें यह लिखा गया है कि जो आपके हमारी भाषा रहेगी वो आपकी हिंदी रहेगी, अर्थात राजभाषा हिंदी होगी, और लिपि जो होगी कौन सी होगी? देवनागरी होगी। और वहीं साथ ही साथ अगर अंकों की बात की जाए तो भारतीय अंकों का जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप में हम इसको क्या करेंगे? लेंगे। तो आप आर्टिकल 343 के 1 में ये देखते हैं कि भाषा आपके हिंदी के बारे में दिया गया है और साथ ही साथ उसके देवनागरी लिपि के बारे में भी दिया गया है। अब अगर यहाँ पर बात करें, भाषाओं की बात करें, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले कब से स्टार्ट हुआ? 1949 से आपका देखा गया। तो अब यहाँ पर जो था उस समय पे जो आपके 8वीं अनुसूची थी, इसमें टोटल आपकी कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? आपके केवल 14 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। उन 14 भाषाओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें जो आता है आपके असमिया आता है, यानी कि पहली भाषा इसमें आपकी कौन सी होगी? आपकी असमिया हो जाती है। दूसरी भाषा देखी जाए तो दूसरी भाषा इसमें कौन सी आ जाती है? आपकी उड़िया आ जाती है। तीसरी भाषा देखी जाए तो कौन सी होगी? आपकी उर्दू होगी। और चौथी भाषा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या है? कन्नड़ देखने को मिलता है। पांचवी भाषा के रूप में हमें आपके कश्मीरी देखने को मिलेगा, और छठी भाषा के रूप में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? गुजराती। तो आपको ये क्रम याद रखना है। आपके 8 जो अनुसूची जो 8 है इसमें आपके इन 22 भाषाओं के बारे में आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो गुजराती के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो आता है आपके तमिल भाषा देखने को मिलती है, और तमिल के बाद देखी जाए तो कौन सी होगी? आपकी तेलुगु होगी। और तेलुगु के बाद आपकी जो आती है वो कौन सी आ जाती है? आपके पंजाबी भाषा आ जाती है। और ये याद रखना कि अगर पंजाबी भाषा की बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक भाषा और आती है जिसे बांग्ला भाषा बोलते हो, और 11वीं भाषा जो है ये मराठी के रूप में आया है, और 12वीं भाषा जो है कौन सी आ जाती है? आपके मलयालम आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि आपके जो शुरुआत थी, शुरुआत में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, उनमें से 12 भाषाओं में असमिया होगी, उड़िया होगी, उर्दू हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, गुजराती हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, और पंजाबी हो गया, बांग्ला हो गया, मराठी हो गया, और कौन सा हो गया? मलयालम हो गया। अब इसके बाद अगर 13वीं भाषा की बात करें तो 13वीं भाषा यहाँ पर कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। और अगर 14वीं भाषा की बात कर दी जाए तो यहाँ पर ये कौन सी थी? आपकी हिंदी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके 14 भाषाएं आपके इसमें जोड़ा गया, इन 14 भाषाओं में एक भाषा कौन थी? आपकी हिंदी भी थी। तो ये 14 भाषाएं ये होगी। इसके बाद क्या हुआ? आपके 3 संविधान संशोधन किए गए। इन 3 संविधान संशोधन में 8 और भाषाएं को जोड़ा गया। इसको भी यहीं पर लगे हाथों देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए
जाए, सबसे पहला देखा जाए आपका 21वां संविधान संशोधन जो है कब किया गया, आपके 1967 में किया गया। इसमें एक भाषा जोड़ी गई और वो भाषा कौन सी थी, आपकी सिंधी भाषा थी। अर्थात सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, आपके 1967 में जोड़ा गया। अब इसके बाद जो था आपका 71वां संविधान संशोधन आता है, जो कब आया, आपके 1992 में आया। इसमें आपके जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें अगर देखा जाए, एक तो आपका कौन सा, एक इसमें नेपाली भाषा आपको नेपाली भाषा देखने को मिलती है, एक भाषा यहाँ पर आपको कोंकणी भाषा देखने को मिलती है, और एक भाषा और थी जिसका नाम क्या है, आपकी मणिपुरी। यानी कि 3 भाषाएं जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ दिया गया। और उसके बाद आपके 92वां संविधान संशोधन किया गया, आपके 2003 में किया गया। इसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। सबसे पहला जो हो गया आपका डोंगरी हो गया। इसमें आपका अगली भाषा आपकी कौन सी थी, मैथिली थी। उसके बाद आपका संथाली हो गया, और लास्ट में जो जोड़ा गया 22वीं भाषा के रूप में, वो कौन सी भाषा है, बोडो। तो यानी कि आपके 8 भाषाएं जो है वो संविधान लागू होने के बाद जोड़ा गया है। और वो 8 भाषाओं में पहली सिंधी होगी, दूसरा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी हो गया, उसके बाद डोंगरी, उसके बाद मैथिली, उसके बाद संताली, और इसके बाद कौन सी हो गया, बोडो। अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर आपकी 14 भाषाएं यहाँ पर देखी थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपके 15वीं भाषा के रूप में किसको, सिंधी को देखा गया। 16वां नेपाली हो गया, 17वां कोंकणी हो गया, 18वां मणिपुरी हो गया, 19वां डोगरी, और आपका 20वां मैथिली हो गया, 21 संथाली हो गया, और 22वां कौन सा हो गया, आपका बोडो हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान में अभी टोटल कितनी भाषाएं, आपके 22 भाषाएं। और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपके 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है, या कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो सिंधी भाषा है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा आपका जोड़ा गया। तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। अब ये तो था आपका, हमने संविधान में देखा कि आपके हिंदी के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर अगर देखा जाए, जो आपका अपभ्रंश है, अपभ्रंश, इस अपभ्रंश को जो है आपके 7 भागों में बांटा है। और ये किसने बांट रखा है, आपके भोलानाथ तिवारी ने। तो यानी कि एक विद्वान हिंदी के हैं जिनका नाम भोलानाथ तिवारी हैं। भोलानाथ तिवारी का कहना यह है कि जो आपके हिंदी में अगर देखा जाए अपभ्रंश जो है, इस अपभ्रंश के कितने भाग हैं, 7 भाग हैं। आपको ये याद रखना है, ये तो भोलानाथ तिवारी बोलते हैं, लेकिन अधिकांश जो विद्वान है वो केवल कितने भाग मानते हैं, 5 ही मानते हैं। मैं पहले आपको 7 के 7 बता देता हूं, इसके बाद जो इतिहास, जो आपके हिंदी के विद्वान हैं वो 5 जो मानते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो यहां पर एक आपका आएगा, कौन सा आएगा, आपके सौर सैनी के रूप में आता है। तो सबसे पहले आपका सौर सैनी देखने को मिलता है। और दूसरा अगर देखा जाए तो यहां पर आपका 85 देखने को मिलेगा, दूसरा भाग इसका। तीसरा देखा जाए तो इसमें आपका तीसरा जो है आपके ब्राचट देखने को मिलता है, इसी को आपके मार्कंडे के नाम से भी आपका जाना जाता है। और चौथा देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है आपको खस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम देखें, 5वां देखें तो इसमें आपका कौन सा आ जाता है, आपका महाराष्ट्री आ जाता है। और इसके बाद छठा जो है कौन सा आ जाता है, आपके अर्धमगधी आ जाता है, अर्धमगधी आ जाएगा। और जो 7वां है वो कौन सा हो गया, आपका मगधी हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भोलानाथ तिवारी है वो अपभ्रंश के 7 भाग मानते हैं। और 7 भागों में कौन है, पहला आपका सौरसैनी हो गया, दूसरा आपका 85 हो गया, उसके बाद ब्राचट हो गया, इसी को मार्कंडे भी बोलते हैं, इसके बाद खस हो गया, और उसके बाद महाराष्ट्री, अर्धमगधी, और कौन सा हो गया, मगधी हो गया। अब इनके अंतर्गत आपके कौन कौन सा, अगर देखा जाए कौन कौन से इनके भाग हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो आपका सौरसैनी है। सौरसैनी में आपको जो है पश्चिमी हिंदी देखने को मिलती है, अर्थात पश्चिमी हिंदी जो है किसमें आती है, आपके सौरसैनी में भी आती है। इसके बाद आपका जो हो गया गुजराती सीमा आ जाती है, गुजराती सीमा आएगा। और इसके बाद देखा जाए तो राजस्थानी भाषा जो है वो हमें आपके किसके रूप में देखने को मिलती है, सौरसैनी। अर्थात सौरसैनी के भी उन्होंने 3 भाग बताए, कौन कौन से हो गए, पश्चिमी हिंदी, गुजराती हो गया, और आपका कौन सा हो गया, राजस्थानी हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपके 85 में जो है आपके 2 देखने को मिलते हैं। एक तो आपका जो इसमें देखने को मिलेगा पंजाबी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें आपका जो लहंदा है, लहंदा भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। यानी कि लहंदा जो है आपके किस में देखने को मिलता है, 85 में। तो 85 के कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। यानी कि सौरसैनी के 3 भाग, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। और इसके बाद जो 85 है उसके 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक आपका पंजाबी हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, लहंदा हो गया। अब जिसे मार्कंडे या ब्राचट बोलते हैं,
इसमें देखा जाए तो इसमें आपका एक ही आता है, वो कौन सा आता है, आपका सिंधी आता है। और खस में देखा जाए तो इसमें जो है आपकी पहाड़ी हिंदी आती है, तो पहाड़ी हिंदी किसमें आती है, आपके खस में। अब इसके बाद जो महाराष्ट्री है, महाराष्ट्री में भी आपको एक ही देखने को मिलेगा, वो कौन सा आपका मराठी है। अर्धमगधी में जो है हमें आपके पूर्वी हिंदी देखने को मिलती है। तो आपको ये याद रखना है, पश्चिमी हिंदी जो है शौरसेनी का रूप हो गया, पूर्वी हिंदी जो हो गया आपके अर्धमगधी का भाग हो गया, और आपके पहाड़ी हिंदी जो हो गया किसका हो गया, खस का भाग हो गया। अब साथ ही साथ अगर मगधी की बात करें तो मगधी में एक तो सबसे पहले इसमें आपकी बांग्ला आ जाती है, बांग्ला आ जाती है। दूसरा इसमें देखा जाए तो इसमें आपकी बिहारी आ जाती है, और इसमें अगर तीसरा देखा जाए तो इसमें आपका कौन सा उड़िया आ जाएगा, और चौथा इसका भाग जो आता है वो कौन सा आ जाता है, आपके असमिया आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मगधी के 4 भाग क्या क्या हो गए, बंगाली, आप बिहारी, उड़िया और क्या हो गया, असमिया। तो ये जो आपके अपभ्रंश के जो 7 भाग बता रखे हैं, ये किसने बता रखे हैं, आपके भोलानाथ तिवारी ने। उनके अनुसार शौरसेनी के 3 रूप हो गए, 85 के 2 हो गए, ब्राचट का 1 हो गया, खस का भी 1 हो गया, महाराष्ट्री और अर्धमगधी का भी 1-1, और मगधी का जो है उन्होंने 4 भाग यहाँ पे बोल रखे। अब मैंने आपसे कहा कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अपभ्रंश के आपके 7 नहीं कितने रूप हैं, आपके 5 भाग हैं, और उन्होंने आपका जो ये 2 हैं आपकी ब्राचट हो गया और जो आपका खस हो गया, इसको इसका भाग नहीं माने। तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है, अगर अपभ्रंश के अगर भाग पूछे जाएं तो वो 5 हो गए, अगर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश के अगर भाग पूछे जाएं तो कितने हो गए, आपके 7 हो गए। तो आपको इस तरीके से इनको आपको याद रखना है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और बच जाते हैं। अगर उसकी बात की जाए तो हमें यहाँ पर आपके कुछ लिपियां भी देखने को मिलती हैं। उन लिपियों की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है आपका कौन सा, देवनागरी, यानी कि देवनागरी लिपि भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और देवनागरी लिपि में आपके कौन कौन सा आते हैं अभी बात करते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें आपका रोमन देखने को मिलता है, इसी में अगर देखा जाए तो आपके गुरुमुखी देखने को मिलता है, और इसी में आपका कौन सा हो गया, आपके फारसी हो गया, और इसी के अलावा अगर देखा जाए तो आपका कौन सा हो गया, रूसी हो गया। तो ये जो हिंदी जो आपके टोटल लिपियां हैं, लिपियों की बात कर दी जाए, कभी कभी आपकी लिपियों में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर देवनागरी की बात करें, लिपि की बात करें, तो यहाँ पर एक तो आपका कौन सा आ गया, हिंदी आ ही जाता है इसमें, और दूसरा कौन सा हो गया, आपका संस्कृत हो गया। अर्थात हिंदी और संस्कृत आपके कौन सी लिपि में देखा जाए तो कौन सी लिपि है, देवनागरी। और इसी में आपका जो नेपाली भी आपके देवनागरी में लिखी जाती है, और इसमें दूसरा आपके एक और आ जाता है, कौन सा हो गया, मराठी। तो आपको देवनागरी लिपि में ये 4 भाषाएं जरूर याद रखनी है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली और कौन सा हो गया, आपके मराठी हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रोमन में बात की जाए तो जैसे इसमें कुछ में जैसे इसमें आपके अंग्रेजी आ जाते हैं, और दूसरा इसमें देखा जाए तो इसमें आपका फ्रेंच भी आ जाते हैं, इसमें आपका जो है जर्मनी भी आ जाता है, जर्मन आ जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें आपका कौन सा आ जाता है, स्पेनिश भी आ जाते हैं। बहुत सारा है लेकिन आपको कुछ ही इसमें आपके याद रखने हैं। और गुरुमुखी में तो आप सभी को पता है इसमें कौन सा आ जाएगा, आपका पंजाबी आ जाएगा, और साथ ही साथ फारसी में 2 हैं। अभी हमने शुरुआत में जब क्लास ली थी उसमें भी मैंने बोला था, इसमें एक तो आपका जो है आपका कौन सा, इसमें आपके सबसे पहले देखा जाए तो फारसी हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, आपके उर्दू हो गया। ये किसमें, आपके फारसी में देखने को मिलता है। और यहाँ पे रूसी में देखी जाए तो एक तो आपका रूसी आ जाता है, एक आपके बुल्गेरियन आ जाता है। बुल्गेरियन जो है वो भी किसका भाग है, आपके रूसी का ही है। तो कहने का मतलब है आपको इसमें कुछ लिपियां याद रखनी है, खासकर आपको ये देखना है कि देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली और आपके मराठी, ये 4 चीजें। तो ये आज हमारी हिंदी की पहली क्लास थी, एक ये आपकी बेसिक सी क्लास थी। अब कल से जो है हम आगे की क्लास लेंगे, हम व्याकरण से इसे शुरू करेंगे। धन्यवाद।